अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ से अब तक 9 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 डिलीवर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ की कोर्स आउटलाइन की बात की जाए तो कोर्स आउटलाइन आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताई गई थी कि 711 से हमने इस सिलेबस को स्टार्ट करना है और अप टू 2019 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में उसको हमने पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 9 की, तो हम अपने कोर्स को कहां तक पढ़ चुके हैं? जी हाँ, हम अपने कोर्स को पढ़ चुके हैं 1939 तक। 1939 में क्या हुआ था? डे ऑफ डिलीवरेंस। तो लास्ट टॉपिक आपको ये पढ़ाया गया था। अगर ओवरऑल कोर्स की बात की जाए कि पाकिस्तान स्टडीज़ का कितना परसेंट कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 70% कोर्स हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, प्री पार्टीशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जारी हैं। देन 1947 के बाद पोस्ट पार्टीशन के जो इवेंट्स हैं वो आपको वन बाय वन करके पढ़ाए जाएंगे। सबसे खूबसूरत बात हमारे इस कोर्स की है वो ये है कि थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाती है। तो न सिर्फ आपका रिटन टेस्ट बल्कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आप इस पूरे सेशन को लेकर आसानी के साथ पास कर सकते हैं। तो थ्योरी जब हम आपको पढ़ाते हैं तो डिटेल जो टॉपिक का बैकग्राउंड है वो पढ़ाया जाता है एंड देन उस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं तो वो भी आपको हल करवाए जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में क्या किरदार अदा किया इस पैक्ट ने? जी हाँ, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि फर्स्ट राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को माइल किया कि वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे एंड देन आप जानते हैं कि गांधी साहब ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। द खाकसर मूवमेंट 1931, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, क्या वजह थी इसका बैकग्राउंड क्या था, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया 1932 में। ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। तो बचपन से हम अपनी किताबों में पढ़ते हुए आए हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। तो चौधरी रहमत अली ने बेसिकली एक पम्फलेट लिखा था 1933 के अंदर जिसको नाम दिया गया नाउ और नेवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके क्या फीचर्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। देन कायदे आज़म के 14 नुकात में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता आपको पढ़ाते हैं, पॉइंट नंबर 9, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए। तो 1935 के अंदर सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मद्देनज़र रखते हुए। इलेक्शंस 1936 1937 में क्या पोजीशंस रहीं पार्टीज़ की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या पोजीशन रही? देन कांग्रेस की क्या पोजीशन रही? ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन पीरपुर रिपोर्ट और दीगर जो रिपोर्ट्स थी जो पब्लिश की गई उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब पीरपुर रिपोर्ट में बेसिकली क्या था? अब 1936 1937 में जब कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई, कांग्रेस के बरसरे इक़्तिदार के आने के बाद मुसलमानों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई। ठीक है, वो कौन सी पाबंदियां थी हम लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। देन डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। देन इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको हल करवाए जा चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर की बात अगर मैं करूं तो आज के लेक्चर में अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान डे यानी 23 मार्च 1940 को पहला पाकिस्तान डे मनाया गया। ठीक है, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन यहाँ पर तशरीफ क्यों लाया, क्या वजूहात थी? वेबल प्लान ऑफ 1945, देन सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जिसमें गांधी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत की एंड देन इन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको हल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं विद द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ से बेतहाशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान स्टडी की बात करूं और कोई भी आप पेपर उठा लें पास्ट पेपर से,
ٹھیک ہے. تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, 5 نہیں تو 3 سے 4 جو کوشچنس ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے لاہور ریزولوشن سے پوچھے جاتے ہیں. اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو قرارداد جو تھی وہ منظور ہوئی. اس کے علاوہ جو دیگر ایم سی کیوز ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ بھی پوچھے جاتے ہیں. تو تھیوری پڑھ لیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کالڈ 27th annual general session of All India Muslim League in Lahore on 22nd of March till 24th of March in 1940. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک سیشن کال کیا, ٹھیک ہے. وہ کون سا سیشن تھا؟ 27th annual session. The Lahore resolution popularly described as Pakistan resolution. لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پاکستان کی جو ریزولوشن تھی وہ پاس ہوئی تھی. سر شاہ نواز ممدوٹ واز میڈ دا ہیڈ آف دا ریسیپشن کمیٹی. ریسیپشن کمیٹی کے جو ہیڈ بنائے گئے تھے, کس کو بنایا گیا تھا؟ سر شاہ نواز ممدوٹ کو. اب پی پی ایس سی کی اگر ہم بات کریں, پنجاب پبلک سروس کمیشن کی, تو اس طرح کے کوشچن پوچھتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتائیں جو لاہور ریزولوشن ہے وہ کس دن منظور ہوئی تھی, کب ہوئی تھی. تو بیسیکلی جو ڈیٹیلڈ جو انفارمیشن ہے, جو معلومات ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ ہمیں آنی چاہیے. جس طرح سے سر شاہ نواز ممدوٹ کو ریسیپشن کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا تھا. میاں بشیر احمد واز نامینیٹڈ ایز سیکرٹری آف دی سیشن, اور سیشن کا جو سیکرٹری بنایا گیا تھا وہ میاں بشیر احمد کو بنایا گیا تھا. ڈیو ٹو خاکسر ٹریجڈی ان 1940 in which about 50 خاکسرز killed. اب خاکسرز کے حوالے سے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. خاکسر موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے 1931 میں. اسے سٹارٹ کرنے والے کون تھے, اس کو بنانے والے کون تھے, ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. جن لوگوں نے لاسٹ لیکچر نہیں دیکھا تو پلیز لاسٹ لیکچر کو ضرور دیکھ لیجئے, تاکہ ٹاپک سے ٹاپک اگر آپ سمجھتے جائیں گے تو چیزیں آسانی کے ساتھ آپ کو لانگ ٹرم تک یاد رہ سکیں گی. تو ڈیو ٹو خاکسر ٹریجڈی جو کہ 1940 میں ہوئی, in which about 50 خاکسرز killed, Sir Sikandar Hayat, a unionist leader and then Chief Minister of Punjab, tried to persuade Quaid-e-Azam to postpone the Lahore session of the Muslim League but failed to convince. اب 50 خاکسر یعنی 50 جو اس موومنٹ کے لوگ تھے وہ مارے جا چکے تھے, ٹھیک ہے, یا شہید کر دیے گئے تھے. دین جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس وقت کے, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو آپ نے 27th اینول جنرل سیشن کال کیا ہے اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں, لیکن وہ قائد اعظم کو نہیں منا سکے. آن ہز ارائیول جناح ٹولڈ دا پرنٹ میڈیا دیٹ آل انڈیا مسلم لیگ ول میک اے ہسٹورک ڈیسیژن ان دا اپ کمنگ سیشن. اب جب قائد اعظم محمد علی جناح وینیو پر آئے اور پرنٹ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ آج آل انڈیا مسلم لیگ ایک ہسٹورک ڈیسیژن کرنے جا رہی ہے. The resolution was for the establishment of a separate homeland for the Muslim of British India. The venue of the session was, اب وینیو کون سا تھا اس سیشن کا, وہ تھا منٹو پارک نیئر بادشاہی مسجد اینڈ لاہور فورٹ. اکارڈنگ ٹو اے رف اسٹیمیٹ, اگر ایک رف اسٹیمیٹ لگا لیا جائے, آج بھی آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز مختلف جلسے جلوس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آج 10 لاکھ لوگ تھے, آج ہمارے ساتھ 5 لاکھ لوگ تھے, ٹھیک ہے. تو اس اگر ریلی کی بات کی جائے, اس جلسے کی بات کی جائے, تو اس میں تقریباً کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے اس پبلک میٹنگ کو اٹینڈ کیا. دا ویلکم ایڈریس واز پریزنٹڈ بائی نواب آف ممدوٹ. جو ویلکم ایڈریس تھا وہ کس نے دیا؟ نواب آف ممدوٹ نے دیا. دا قائد اعظم in his 2 hours presidential address in English, تو انگریزی زبان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 گھنٹے تقریر کی, narrated the events that took place in the past few months and concluded. اب انہوں نے 2 گھنٹے کی تقریر میں جو پاس میں ہونے والے جو ایونٹس تھے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, Hindus and the Muslims belong to different religious philosophies, social customs and literature. کہ ہندو اور مسلمان ایک 2 مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی فلاسفیز ڈفرینٹ ہیں, ان کے سوشل کسٹمز ڈفرینٹ ہیں, ان کا لٹریچر ڈفرینٹ ہے. دے نیدر انٹر میری نور انٹر ڈائن ٹوگیدر, یا نہ یہ 2 قومیں نہ آپس میں شادی کرتی ہیں
اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں. And indeed, they belong to two different civilizations that are based mainly on conflicting ideas and conceptions. تو یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے. Their concepts on life and death are different. اب یہ جو دو قومیں ہیں مسلمان اور ہندو، ان کے ایون جو کانسیپٹ ہیں زندگی کے بارے میں اور زندگی کے بعد جو موت آنی ہے اس کے بارے میں مختلف ہیں. During his speech, the Qaid quoted the letter written by Lala Lajpat Rai in 1924 to C.R. Das, in which he mentioned that the Hindus and Muslims were two separate and distinct nations that could never be merged into a single nation. تو اس 2 گھنٹے کے تقریر کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے لالا لجپت رائے کے اس خط کا تذکرہ کیا جو کہ 1924 میں انہوں نے اس خط میں لکھا کہ ہندوز اور مسلمز جو ہیں وہ 2 مختلف قومیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ساتھ مرج نہیں رہ سکتی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. When Malik Barkat Ali claimed that Lala Lajpat Rai was a nationalist Hindu leader. اب وہاں پر بیٹھے ملک برکت نے جب یہ کلیم کیا کہ لالا لجپت رائے ایک نیشنلسٹ ہندو لیڈر تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے رسپونڈ کیا کہ نو ہندو کین بی اے نیشنلسٹ، کوئی بھی ہندو نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا. ایوری ہندو از اے ہندو فرسٹ اینڈ لاسٹ. ہر ہندو سب سے پہلے ہندو ہوتا ہے اور آخر تک ہندو رہتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پوائنٹ یاد رکھے گا، یہ آپ سے انٹرویوز میں بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے. تو ڈیورنگ ہز اسپیچ دا قائد اعظم کوٹڈ دا لیٹر ریٹن بائی لالا لجپت رائے ان 1924 ٹو سیر داس. اب لالا لجپت رائے نے جو ایک خط لکھا تھا کس کو، سیر داس کو، اس میں انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی لکھا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں، سیپریٹ نیشنز ہیں جو کہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایز اے نیشن نہیں رہ سکتی. جس پر ملک برکت علی نے یہ کلیم کیا، یہ کہا کہ لالا لجپت رائے جو تھے وہ ایک نیشنلسٹ ہندو لیڈر تھے، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ نو ہندو کین بی اے نیشنلسٹ، ایوری ہندو از اے ہندو فرسٹ اینڈ لاسٹ. ٹھیک ہے. ایک اور سوال آپ سے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ریزولوشن تھی اس کو کس نے موو آن کیا تھا، وہ تھے اے کے فضل الحق جو کہ چیف منسٹر تھے بنگال کے. جی ہاں، آن 23 مارچ اے کے فضل الحق دا چیف منسٹر آف بنگال مووڈ دی ہسٹوریکل لاہور ریزولوشن. The resolution consisted of 5 paragraphs and each paragraph was only 1 sentence long. اب یہ جو پوری ریزولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5 پیراگرافز پر محیط تھی اور ہر ایک پیراگراف ایک سینٹنس کا تھا. The resolution made 5 specific demands. وہ 5 specific demands کیا تھی؟ Number 1, the resolution rejected the federal system of government in the Government of India Act 1935. Number 2, the Muslim League would not accept any revised constitutional plan unless it was framed with their consent and approval. Number 3, the adjacent territorial units should be demarcated into regions that may involve some territorial adjustments. Number 4, the resolution offered adequate, effective and mandatory safeguard for religious minorities in the Muslim majority units. Number 5, the Muslim League Working Committee was asked to formulate a constitutional scheme based on principles outlined in the resolution. The resolution was seconded by Chaudhry Khaliq Uz-Zama from UP. یہ سوال یاد رکھے گا، یہاں سے یہ سارے کے سارے MCQs پوچھے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ اس ریزولوشن کو سیکنڈ کیا یوپی سے کس شخص نے، وہ تھے چودھری خلیق الزما. پنجاب سے مولانا ظفر علی خان. دین NWFP جو کہ آج کا خیبر پختونخوا ہے، وہاں سے سردار اورنگزیب نے. سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے، اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے. The resolution was eventually passed on the last day of the moot, i.e. 24th March 1940. The Hindu reaction was of course quick, bitter and malicious. They called the Pakistan demand anti-national. اب جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی، اس کے بعد جو کانگریس تھی اس کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ بڑا جلدی آیا اور بڑا ہارش آیا. انہوں نے پاکستان کی جو ڈیمانڈس تھی اسے اینٹی نیشنل ڈیمانڈس قرار دیا.
The All India Muslim League resolution of March 1940, commonly known as Pakistan Resolution, is undoubtedly the most important event that changed the course of Indian history and left deep marks on world history. तो लाहौर रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है अगर हम पूरी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में क्यों आया। इससे पहले हम साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया, उसके क्या मोटिव्स थे, वो क्यों आया, वो हम पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल से बता चुके हैं। अब क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया में तशरीफ क्यों लाया, क्या वजूहात थी। द ब्रिटिश वर अलार्म्ड एट द सक्सेसिव विक्ट्रीज ऑफ जापान ड्यूरिंग द 1940s। अब यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है कब से, हम जनरल नॉलेज में पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 से। अब जो सक्सेसिव विक्ट्रीज थी जापान की ओवर ब्रिटिश, तो उससे वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो गई थी। द ब्रिटिश स्टार्टेड फीलिंग मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई थी कि इंडिया का अब क्या फ्यूचर होगा, अब इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है। द सिचुएशन इन द कंट्री वॉज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। जो सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो मज़ीद बिगड़ती गई। The Congress wanted to take advantage of the situation by accelerating their efforts in their struggle for independence. अब कांग्रेस ये बात जो है वो जान चुकी थी कि अब जो अंग्रेज़ है वो फंसा हुआ है, वहाँ से उसको जापान की तरफ से शिकस्त का सामना है, और अब वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। तो अल्टीमेटली जब आप किसी शख्स को या किसी भी गवर्नमेंट को देखते हैं कि वो प्रेशराइज हो रही है, तो आप उसको मज़ीद प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स लीग वर वाइडनिंग फास्ट एंड विजिबली देयर वाज नो चांस टू ब्रिंग बोथ पार्टीज ऑन अ कॉमन एजेंडा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर, लखनऊ पैक्ट 1916 में ये वाहिद वो साल था लखनऊ पैक्ट, और ये वाहिद ऐसा टेबल था जहां पर कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तारीख में पहली बार इकट्ठे हुए थे। इसके बाद से जो दोनों के दरमियान जो फासले थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है, और कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा था कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक कॉमन एजेंडा पर इकट्ठे हो सकें। इन दीज circumstances the British government sent a mission to India in 1942। तो ये इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा इंडिया की जानिब 1942 में, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942, 1942 में आया। द मिशन केम अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स। किसकी लीडरशिप में ये तशरीफ़ लाया हिंदुस्तान में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरबराही में ये मिशन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स was Labour Minister in Winston Churchill's coalition government in Britain। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश यानी यूके के, इंग्लैंड के, वो थे विंस्टन चर्चिल, जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये लेबर पार्टी से मिनिस्टर थे, कोलिशन एक गवर्नमेंट बनी हुई थी, ठीक है, उसके मिनिस्टर थे, ठीक है। ही वॉज अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। इनका अगर प्रोफेशन आपसे पूछा जाए किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी एमसीक्यूज के अंदर, तो याद रखेगा बाय प्रोफेशन कौन थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स? ये बाय प्रोफेशन एक बैरिस्टर थे। द ड्यूरेशन ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया वाज फ्रॉम 22 मार्च टू अप्रैल 11, 1942। ये ड्यूरेशन था उस क्रिप्स मिशन का हिंदुस्तान के अंदर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स वांटेड टू कन्विंस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू पोस्टपोन देयर स्ट्रगल टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान को इस बात की यानी हिंदुस्तान में रहने वाले जो कांग्रेस और मुसलमान थे वो इस बात को बनप चुके थे कि अब जापान की जानिब से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना है और वो इस वक्त प्रेशर में है। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनसे बात की और कहा कि आप अपनी जो स्ट्रगल है आज़ादी के हवाले से उसको पोस्टपोन कर दें टिल द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
The Stafford Cripps mission members met with leading Indian politicians जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से था, उनसे ये मिले हैं। अब प्रपोजल्स की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स थे वो क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस से और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, उनके सामने क्या क्या प्रपोजल्स रखी। नंबर 1, सेटिंग अप एन इंडियन डोमिनियन। नंबर 2, अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली would be formed to frame a new constitution for the country. Number 3, India's defense would be controlled by the British until this new constitution came into force. Number 4, the transfer of power and the rights of minorities would be safeguarded by the negotiation between the Constituent Assembly and the British government. कायदे आज़म considered these proposals as unsatisfactory. तो कायदे आज़म ने ये जो proposals दिए गए क्रिप्स मिशन ने, तो इनको अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेवल प्लान की, जो कि 1945 में पेश किया गया। इन अक्टूबर 1943 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस लॉर्ड लिथगो विद लॉर्ड वेवल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब 1945 में ये चेंज आया कि अक्टूबर 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जो उस वक्त के लॉर्ड थे उसको अब चेंज करना है और नया वाइसरॉय यहाँ पर मुकर्रर किया लॉर्ड वेवल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बिफोर अज्यूमिंग द लॉर्ड ऑफिस वेवल वर्कड एज अ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इससे पहले याद रखिएगा जो वेवल थे वो चीफ थे इंडियन आर्मी के। Right after assuming the charge as a viceroy, Wavell's most important task was to present a formula for the solution of Indian problem, which was acceptable for both Congress and All India Muslim League. अब सबसे पहला जो टास्क दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से वेवल को, वो ये था कि आप जाएं एक फार्मूला पेश करें जो प्रॉब्लम है, इंडियन प्रॉब्लम है उसका, जो कि एक्सेप्टेबल हो कांग्रेस को भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी। लॉर्ड वेवल वेंट टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशंस एंड लेटर ही प्रपोज्ड टू रिजॉल्व द डेडलॉक in India on 14th June 1945, which is known as Wavell Plan. तो वेवल तशरीफ ले गए यूके और प्रपोज किए अपने वो फार्मूला प्रपोज किया, ठीक है, और कहा कि ये एक प्लान है, इसके तहत आप कांग्रेस और AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक टेबल पर बिठा सकते हैं। ठीक है, वेवल प्लान प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्रपोजल्स। अब वो प्रपोजल्स क्या थे जो कि वेवल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए, वो ये थे। इफ ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज विल हेल्प द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2 देन ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर वॉर। तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं और दो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज की अगर हम बात करें कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो अगर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमारा साथ देती हैं देन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद। Viceroy's executive council would be immediately reconstituted and the number of its members would be increased. Viceroy की जो executive council है उसको reconstitute किया जाएगा और उसके जो members की तादाद है वो भी बढ़ाई जाएगी। In that council there would be equal representation of high class Hindus and Muslims. उन्होंने कहा कि उस council के अंदर जो representation है वो high class Hindus की भी होगी और Muslims की भी होगी। अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग लो कास्ट, जिसमें हिंदू की, शुदर्स और सिख की कास्ट थी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन इस काउंसिल के अंदर दी जाएगी। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। ठीक है, एंड इंडियन वुड बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन द काउंसिल। हाउएवर ब्रिटिश हाई कमिश्नर वुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्रेड। डिफेंस ऑफ इंडिया की जब बात की गई तो डिफेंस ऑफ इंडिया वॉज to be in the hands of the British authority till power was transferred to the Indian hands. तो ये proposals थे किसके? वेवल की। वेवल कौन था जी? लॉर्ड वाइसरॉय था। ठीक है, to discuss the proposals with the Indian leaders, Wavell summoned a conference in Shimla on June 25, 1945. अब ये जो proposal पेश किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको आगे लेकर चलें, तो फिर जो लॉर्ड वेवल थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई शिमला के अंदर
जून 25 1945 के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में क्या क्या चीज़ें हुई? कायद आजम रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस नॉमिनेटेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नॉमिनेट किया कांग्रेस ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव। The objective of sending Maulana Abul Kalam Azad was to give the message to the world that Congress also represented the Muslims. अब यहाँ पर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चाल चली। वो चाल क्या थी कि उन्होंने एक मुसलमान यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिमला कॉन्फ्रेंस में भेजा ताकि दुनिया को ये तासर मिल सके कि कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है मुसलमानों को भी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो वाहिद पार्टी नहीं है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि कांग्रेस वो पार्टी है जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुसलमान को शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। The Simla conference was started on June 25, 1945 and continued for several days. कुछ दिन तक ये जारी रही। In the first session, Lord Wavell explained the purposes and scope of the proposals. जो proposals अभी मैंने आपको बताए, ठीक है, तो वो सारे proposals जो लॉर्ड वेवल ने explain किए वहाँ पर मौजूद जो अरकान थे, he asked the participants to accept this plan and his leadership until an agreed change in the constitution was possible. उन्होंने पार्टिसिपेंट से कहा कि वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। लॉर्ड वेवल अरेंज दिस कॉन्फ्रेंस टू बाईपास अ पाकिस्तान स्कीम। अब लॉर्ड वेवल ने ये जो पूरी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसमें बेसिकली वो पाकिस्तान स्कीम यानी पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसको बाईपास करना चाहते थे। ही थॉट दैट वंस द टू प्रिंसिपल पार्टीज बिगेन टू वर्क टुगेदर, अब उनका ये प्लान था कि एक दफ़ा ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जिनसे क्या मुराद है, जी हाँ, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक साथ काम करना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आइडिया है पाकिस्तान का माइट बी इवेपोरेट विद टाइम, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान हासिल करने का, एक अलग रियासत हासिल करने का, वो मुसलमान भूल जाएंगे। Muhammad Ali Jinnah categorically told Viceroy Lord Wavell that the League would not agree to any constitution except on the fundamental principle of Pakistan. तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैटेगोरिकली अपना फैसला सुना दिया। कायदे आज़म डिमांडेड जनरल इलेक्शंस। अब कायदे आज़म ने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि हम एक जनरल इलेक्शंस चाहते हैं मुल्क के अंदर, टू डिसाइड एज टू हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स, कि मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करता है। ड्यू टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस द कॉन्फ्रेंस वाज अनसक्सेसफुल। अब जो यहाँ पर देखा जाए, जो नेगेटिव एटीट्यूड था कांग्रेस का, इसकी वजह से ये पूरी की जो पूरी शिमला कॉन्फ्रेंस थी 1945, ये अनसक्सेसफुल रही। पार्टीज अदर देन कांग्रेस सपोर्टेड द डिमांड ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर जनरल इलेक्शंस। अदर देन कांग्रेस पार्टीज, अब दीगर भी तो पॉलिटिकल पार्टीज थी हिंदुस्तान के अंदर, तो कांग्रेस को छोड़ के सब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड थी जनरल इलेक्शंस की, उस पर कहा कि हाँ इलेक्शंस होने चाहिए। जो आजकल आप देखते हैं इमरान खान की डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए थ्योरी में, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खुद से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं जो पास्ट एग्जाम्स में आते रहे हैं। नंबर 1, when the Simla conference under the presidentship of Lord Wavell was ended, so it was ended on 14th July 1945 को ये खत्म हुई है। The Muslim League rejected the Wavell plan of 1945 for it did not give League the sole right to nominate the Muslim member of the Executive Council। तो इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से इसको रिजेक्ट किया गया। Wavell plan was presented in which conference? So it was presented in Shimla Conference 1945. Question number 4, Wavell plan presented at which conference? So it was presented in Shimla Conference जो कि 1945 में हुई। When Sir Stafford Cripps announced his formula to seek the cooperation between the National Congress and the Muslim League in March 1942. Cripps mission came to India in 1942. Question number 7. How many members were in the cabinet mission 1946? There were 3 members.
Question number 8. Who proposed the Cripps mission? Sir Stafford Cripps proposed the Cripps mission. Who presented Lahore Resolution, Pakistan Resolution on 23rd March 1940? Well, he was A.K. Fazlul Haq, the Chief Minister of Bengal. Lahore Resolution of 23rd March 1940 was seconded from Sindh province by Sardar Abdullah Harun. Question number 11. Lahore Resolution 1940 welcome address was made by Shah Nawaz Mamdouh. Question number 12. The Lahore Resolution was seconded by Khaliq uz-Zama and supported by Maulana Zafar Ali Khan from Sardar Aurangzeb supported the resolution from NWFP जो कि आज का KPK है. Question number 14. Qazi Musa supported the Lahore Resolution from Balochistan. ठीक है. Question number 15. Gandhi and Raja Golpacharya said the Lahore Resolution aimed at Desh of India, vivisection of India. Question number 16. Lahore Resolution was made as a constitution of All India Muslim League in 1941. Question number 17. Which lady supported Lahore Resolution? She was Amjad Bano. Who translated the Pakistan Resolution in Urdu? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान translated the Lahore Resolution in Urdu. अब इस पूरे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 घंटे का खिताब था जो कि किस ज़बान में था? जी हाँ, याद रखिएगा, अंग्रेज़ी में था. लेटर ऑन इस रेजोल्यूशन को ट्रांसलेट किया किसने? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.